अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। मेरे साथ हैं मारूफ दानिश्वर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील जनाब महमूद पराचा। ज्ञानवापी, आरएसएस मुखिया के बयान और इस तरह के कुछ अहम इश्यूज हैं जिन पर बातचीत करेंगे। महमूद पराचा साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। काफी दिनों बाद आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का कल एक बयान आया है, जिस बयान को मुसलमानों के हल्के में अच्छी नजर से भी देखा जा रहा है, कुछ लोग खैर मकदम भी कर रहे हैं। जो बयान है आपने भी देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि हर रोज एक नई मस्जिद में शिवलिंग तलाश करके क्यों हम तनाज़ुर को बढ़ाए। मस्जिद मंदिर के लिए अब और कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आरएसएस दोबारा किसी और मस्जिद या मंदिर के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगी। बाबरी मस्जिद के बाद हमने फैसला कर लिया था कि दोबारा सड़कों पर नहीं उतरेंगे। लेकिन उनके बयान में एक जुमला यह भी है कि ज्ञानवापी का मामला है तो ठीक है, हमारे अकीदत का मसला है। क्या कहेंगे? इनका बयान वाकई झगड़ा खत्म करने के लिए है या मस्जिद मंदिर का झगड़ा बढ़ाने के लिए है? ये मनुवादी मानसिकता के लोगों के लिए, आरएसएस के लिए और इनकी सभी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं उनके लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, और जो जायनिस्ट फोर्सेस हैं दुनिया में उनके लिए एक ही बात बोलता हूँ कि उनका कोई भी बयान होगा तो उसको ना लगा के पढ़ना चाहिए। मतलब वो सारा उनका नैरेटिव जो होता है झूठ और धोखे की बुनियाद पर ही होता है। अगर उनकी बात पे किसी पे भी अगर आप यकीन करेंगे तो पूरी तरीके से धोखा खाएंगे। तो ये एक बयान जो उन्होंने दिया है, जब बाबरी मस्जिद का इशू था तब ये बात कह रहे थे कि आखिरी है। अब एक ही सांस में ये भी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए दूसरी मस्जिदों के लिए, और उसी सांस में ज्ञानवापी भी बोल रहे हैं। ये इनका टेक्स्ट बुक स्टाइल है, और इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी टेक्स्ट बुक स्टाइल यही है ना। सीखने के लिए लोगों को समझनी चाहिए ये बातें। वो ये कहते हैं कि चाइना में 1 इंच भूमि भी हमारे देश की नहीं ली है, कहते हैं ना, कोई नहीं घुसा। वो ये कहते हैं कि WHO की जो 50 लाख की फिगर है वो झूठी है। वो ये कहते हैं कि देश में सब खुशहाल हैं। वो ये कहते हैं कि देश में जो है हमारा सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रही है, सबसे तेज इकोनॉमी जा रही है। ये सब आंखों में घुस के झूठ बोलने वाली बात है ना। पूरे मुल्क में क्या हालात हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। आज पीएफ का रेट जो है सबसे ज्यादा, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है, वो हिस्ट्री में सबसे कम हो गया 8.1। और वो बोल रहे हैं कि देश खुशहाल है और देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो इस तरह का झूठ। दूसरी तरफ है उनके जो उनसे जो जूनियर, जो उनसे सीनियर बनना चाह रहे हैं, हमारे अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा मैंने 370 लगा के कश्मीर में एकदम पीस कर दी, कश्मीरी पंडितों को ला जाके मैंने वहां वापस बसा दिया। ऐसा तो सरदार पटेल भी नहीं कर पाए थे, ऐसा क्लेम करना चाहते हैं वो। और नतीजा क्या हो रहा है वहां कि आज बेचारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर का ये है ही नहीं, ये अमित शाह साहब तो सिर्फ और सिर्फ झूठ, धोखा, फरेब के जरिए इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो इनको आती ही नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में ये जीरो है या माइनस में भी हो सकते हैं। तो कश्मीर में और दूसरी सभी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन में फेल है। होम मिनिस्ट्री टोटली फेल है। आईटीबीपी जो चाइना के बॉर्डर्स हैं उस पर फेल है। बीएसएफ जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेल है। क्यों? क्योंकि उनका निजाम जो है ठीक से नहीं चला पा रहे। इतनी अच्छी मजबूत फौज होने के बावजूद भी जो हमारी जो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ है, उनका निजाम खराब है। साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि मोहन भागवत का मैं जो ये बयान बस आया है, आखिर ये बोल रहा हूँ इस बारे में कि मोहन भागवत भी इसी तरह का झूठ बोलते हैं कि जैसे अमित शाह बोल रहे हैं, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं। तो इनकी मतलब किसी इसमें बात झूठ पे क्या भरोसा आपको लग करने रहा का है? दूसरा मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमने 9 नवंबर को ये फैसला कर लिया था कि अब किसी और मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। बाबरी मस्जिद के लिए हमने तहरीक चलाया था, संघ ने तहरीक चलाया था और हमारी आखिरी तहरीक थी, अब और तहरीक नहीं चलाएंगे। वे भी कह रहे हैं कि रोजाना शिवलिंग के लिए कोई तनाजुर नहीं होना चाहिए। और सारे वही काम इनकी सारी तंजीमें रोज कर रही हैं, डेली। कौन सा ऐसा दिन जा रहा है जो तंजीमें इनकी सिस्टर कंसर्न्स या इनके बनाए हुए पौधे हैं वो ये काम नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो मोहन भागवत जी की कोई सुनता नहीं है, एक तो यही हो सकता है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है इनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नजर में, या तो ये है, या इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो अंदर से इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कुछ और होती हैं। ये भी बताया जाता है कि हम ऐसे बोलेंगे, उसका आप पूरा कोई ध्यान नहीं देना।
अपना ये काम जो आपको अंदर से बताया जा रहा है वो करना है। तो इनके ऊपर, खैर इनके ऊपर टिप्पणी करके हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ही है। हमें अपना निजाम क्या है SC ST ओके, OBC और माइनॉरिटीज का। महमूद पराजर साहब, ज्ञान वापी पर आपको क्या लगता है? ज्ञान वापी मस्जिद बच पाएगी या इसका भी अंजाम बाबरी मस्जिद की तरह होगा? क्योंकि जैसा अब तक हुआ है, वजू खाना को बाज़ाब्ता सील कर दिया गया, शिवलिंग का दावा किया गया। अब वजू भी करने के लिए कहा गया कि अब इस तरफ रुक करके नहीं बल्कि इस तरफ रुक करके वजू करेंगे, अगर इस तरफ रुक करके करेंगे तो यहाँ नंदी बाबा मिले हैं, इनकी तौहीन होगी, जज्बात मजरूह होंगे। एक वीडियो बाज़ाब्ता लीक कर दी गई जिसमें कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग दीवार पर दिख रहा है, लिहाजा जो ज्ञान वापी मस्जिद है वहां मंदिर होने के आसार मिल गए हैं और हिंदुओं का जो दावा है मजबूत है, और एक पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या अंजाम होगा ज्ञान वापी का? उसके बरक्स भी आप इतने अच्छे सहाफी हैं, उसके पैरेलल जो नैरेटिव होना चाहिए, जो सामने वाले लोग हैं, जो हमारी मिल्ली तंजीमें हैं बड़ी बड़ी, वो क्या नैरेटिव बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कोर्ट वो का जो भी नैरेटिव, फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। और बिल्कुल भी सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए और इसके बारे में जी। बात ही नहीं करनी चाहिए, यही है ना? बिल्कुल। बाबरी मस्जिद के टाइम पे क्या हुआ था, अब जरा हम इतिहास में थोड़ा माजी में जाने की कोशिश करें। वो एक कह रहे हैं तरफ जन्नत वाले के बाबरी मस्जिद में हम सड़कों पर आ गए थे इसलिए उसका हमें नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद में जब तक सड़कों पे थे हम लोग, बाबरी मस्जिद का नुकसान होना बंद हो गया था सड़कों पे आने से ही। हम्म। समझ जाइए इस बात को। वो कह रहे नुकसान हुआ वैसे था सड़कों पर लाने से बाबरी मस्जिद केस को। वो वही तो कह अब रहा हूँ जरा ना, सा वो उस दिन डिटेल्स में बताएं क्या हुआ था बाबरी मस्जिद के सड़कों पर आने का मामला। बाबरी मस्जिद से जब सड़कों पे आए कब थे आखिरी बार? अब जब डिटेल्स की बात बता रहे हैं आपको, जब ताला खुला था अच्छा, 84 में। 84 के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। हम्म। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो मेन बड़े बड़े नामवर लोग थे, ठीक है, हम्म। उनको दुनिया में कोई नहीं जानता था और ना उनके पास कोई माली हालात उनकी ठीक थी। हम्म। अब आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, एक आदमी मुझे ऐसा बता दीजिए पूरे इंडिया में जो बाबरी मस्जिद की तहरीक से जुड़ा था और वो करोड़पति या अरबपति नहीं हो गया, दुनिया उनको जान गई। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी भी हालत में वो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कुछ भी नहीं थे वो, लेकिन बाबरी मस्जिद की वजह से सबके सब इतने बड़े नेता। और लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए जब आवाम जब तक सड़कों पे थी तो इतनी बड़ी साजिश करनी पड़ी, यूपी गवर्नमेंट तक गिरी और 1991 का ये लॉ लाना पड़ा। किसको? नरसिम्हा राव जैसे आरएसएस के डायरेक्ट दलाल को। ये था जब लोगों को पता था कि आवाम जो है उठ खड़ी होगी, आवाम में रोष है। तो कितने सारे हमारे थोक के भाव में उलेमा हजरात को नरसिम्हा राव ने पे किया था, डायरेक्ट पैसे जाते थे कि उसके लिए दुआ पढ़ो, ये करो, वो करो, डेलीगेशंस मिलने जाते, कितनी एक्सरसाइज हो रही थी। उसके बावजूद भी जब तक लोगों को, जब तक आरएसएस को यह पता था कि मुस्लिम आवाम जो इस मुल्क की सबसे बहादुर आवाम में से एक है, वो किसी से डरने वाले नहीं है, जब तक कुछ नहीं हुआ। अब जब केस जब दोबारा ये जिंदा हुआ, 4 जजों ने एक बात कही थी ना, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जमहूरियत खतरे में है और हम भी खतरे में हैं, हम पे दबाव है, आके जनता हमें बचाए। नहीं बचा पाए तो एक चीफ जस्टिस जो बने थे, जो उन चारों में से एक थे, उन्होंने ये ऑथर की जजमेंट, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भी मिली। अब हम उस टाइम के पस मंजर पे आते हैं। हमारे बड़े बड़े आलिम दीन जो जो हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे, मीडिएशन के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये जमीन तो अल्लाह की है, लेकिन नेगोशिएट, जो मैं मालिक ही नहीं हूं, जो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नेगोशिएट करूंगा। एक माहौल ये तैयार हुआ। एक तरफ ये माहौल तैयार कर रहे थे जो आरएसएस और बीजेपी के जितने भी, चाहे टीवी पे या जमीन पे लोग, कि अगर बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आया तो मुल्क में कोहराम मच जाएगा। ये माहौल तैयार किया जा रहा था खुलेआम, और अब पार्लियामेंट से करा लेंगे, हम किसी कोर्ट को नहीं मानेंगे, और ये तक बयानात आ रहे थे। दूसरी तरफ से जो बयानात आ रहे थे, जो हमारे आलिम दीन और ये सब बोल रहे थे कि हम तो जो है श्री रामचंद्र जी जो है वो हमारे भी पूजनीय हैं। भाई हैं, हम कब मना कर रहे हैं, उनके पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन वो किसी एक
खास मजहब के रहनुमा माने जाते हैं तो वो उनसे ज्यादा प्यार करेंगे। हमारे लिए हमारे दीन के लोग हैं, हम रसूल अल्लाह पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वो कूद कर जो वो कहते हैं ना कि चमचागिरी में और जमीर फरोशी की इंतहा इसलिए हो गई कि भले ही वो दिल से ना कर रहे हो, लेकिन झूठी तारीफ है कि हमारे तो खुद के अपने ही राम है। ये नैरेटिव तैयार किया, ये नैरेटिव तैयार किया कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। आज जो ज्ञान व्यापी के लिए तैयार हो रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम दे देंगे बाबरी मस्जिद, हम कोर्ट की बात मानेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। दूसरी तरफ से ये नैरेटिव हुआ। अब अगर आप जज होते, आप पे कोई दबाव भी नहीं होता, आपको ये लगता है एक तरफ तो मुल्क में अमनो अमान खतरे में आ जाएगा, सब बर्बाद कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ के लोग जो हैं चुपचाप इस इतनी बड़ी जर्ब को चोट खा के चुप बैठ जाएंगे। ये बुजदिली और ये जमीर फरोशी का काम हमारे एक एक कायद ने उस टाइम किया है। ये बात मैं तब भी बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूँ कि ज्ञान व्यापी क्या, मुझे बहुत बड़ा खदशा है। और ज्ञान व्यापी के बाद 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है, उनका सबका हश्र अल्लाह ना करे वही होगा। अगर ये कयादत, और मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ये कयादत अगर रही तो ये मुलव्विस है, सारी साजिश का एक हिस्सा है। ये श्री श्री के साथ जाके जो इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी मीटिंगें की ना सबने, नहीं तो कुछ लोगों ने की, सलमान नदवी ने की थी मीटिंग श्री श्री रविशंकर के यहाँ जाकर के, और भी बहुत सारे लोगों ने की थी, बड़े बड़े लोगों ने। उसमें जफर सरेशवाला भी मौजूद थे और भी कुछ लोग मौजूद थे। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, जफर सरेशवाला तो खैर कोई, वो तो डायरेक्ट उधर है, उनसे मेरी कम नाराजगी है। वो तो खुलेआम है ना, जो इधर रह के उधर की बात करते हैं, आप उनसे नाराज हैं। नहीं, मैं तो हूं ही वो तो कह रहे हैं ना मैं आरएसएस का और बीजेपी का आदमी हूं, उनसे मेरी इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनके साथ, और बता रहे हैं लीडरशिप हमारी ले रहे हैं। महमूद पराजा साहब, तो मिल्ली तंजीमों को, मिल्ली कायदीन को, ज्ञान वापी को बचाने के लिए, मंदिर में तब्दील होने से इस साजिश को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या मसले का हल है? पहला हल यह है कि 20% जिससे फायदा होगा वो है कोर्ट में पैरवी ठीक से, वो आज भी नहीं हो रही। जिस वकील साहब ने, जो चेयरमैन थे मिश्रा साहब, उनके खिलाफ उन्होंने ही लीक की ना ये सारी चीजें। और जो क्रिमिनल मीडिया है उसने फिर इसका हाइप बनाया, जैसे बाबरी मस्जिद के टाइम पे हुआ था शुरू में, वही झूठा हाइप बनाया ना दोबारा। तो उनके खिलाफ इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की? उन मिश्रा साहब के खिलाफ नहीं की, आज तक नहीं की। अब ये दोबारा जो लीक हो रही है ये चीजें, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई की इन्होंने? नहीं करेंगे, क्योंकि साजिश के तहत सारा काम हो रहा है। इस चीज को कि ये झूठ बयानी हो रही है, ये सारे झूठे सबूत गढ़े जा रहे हैं, इसके लिए क्या एग्रेसिवली कोई कैंपेन हो रहा है? नहीं हो रहा, वही रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, ये साजिश का हिस्सा है एक एक चीज। ये तो हमारे और आपके दबाव से इनको इतने जलसे जुलूस भी करने पड़ रहे हैं। जो ये जलसे अभी 3 हुए हैं ना, 3-4 पीछे, ये आपके और हमारे दबाव में हुए। लेकिन उसमें भी बिरयानी खाई गई, कोरमा खाया गया, कबाब खाए गए, और उसके बाद टाइम फिश। एक मुस्लिम मिरर में बहुत अच्छा आर्टिकल निकले हुए हैं 2-3, वो भी मैं लोगों से कहूंगा उनको पढ़ना चाहिए। क्या है उस आर्टिकल में, क्या लिखा गया है? उसमें ये लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी बड़ी बड़ी बातें की गई और कोई कंक्रीट रास्ता नहीं निकाला गया। सिर्फ एक शख्स ने इन मीटिंग्स में, तौकीर रजा साहब ने एक कंक्रीट बात कही है। इनमें इनको बहस किस बात की करनी है? ये प्रॉब्लम जितनी बताते हैं वो तो हम सबको पहले से ही पता है ना। सोल्यूशन क्या है? तो 20% सोल्यूशन है ठीक से मुकदमा लड़ना, जो ये नहीं लड़ रहे हैं। अशरफ साहब के मजमून की बात कर रहे हैं, का जो उन्होंने लिखा है। हाँ, जी, उन्होंने मुस्लिम मजलिस मुशावरत के कन्वेंशन, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट जो अदीब साहब ने बनाया था, जमीयत का दौरों का इजलास, ये तो छाट के बुज़दिल लाए होंगे ना इसमें। लेकिन उसमें भी जो इन्होंने चूज किए होंगे सबसे बड़े बड़े बुज़दिल अपने तरीके से, उसमें भी ईमान वाले लोग निकले। इनकी मुखालफत हुई, इनकी मीटिंग्स में सबने सवाल किए। तो आम मुसलमान और जो नीचे लेवल के जो अइम्मा हजरात हैं, आलिम हैं, आलिम दीन है, वो बहादुर हैं, ईमान वाले हैं, उनमें जज्बा ईमानी है। सिर्फ ये ऊपर वाले बेईमान हैं। आम नागरिक महमूद पराजा साहब, जमियत उलमा हिंद के सदर मौश मदनी साहब, वो जमियत के जलसे में देवबंद में कह रहे थे कि हालात खराब है, मुसलमानों की लड़ाई हुकूमत से है, किसी और से नहीं है।
अगर मुसलमान माइनॉरिटी में है, कम तादाद में, सड़कों पर निकल जाएंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। जो लोग मुसलमानों को सड़कों पर निकलने का मशवरा दे रहे हैं वो मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं और देश भी बर्बाद हो जाएगा। आप कह रहे हैं मुसलमानों को सड़कों पर आना चाहिए। मेरे ख्याल से देश तो बर्बाद हो ही रहा है, बर्बादी की कगार पे खड़ा है। चाइना 1000 किलोमीटर खा गया। मैंने अभी आपको इंटरव्यू के शुरू में ही बताई कि क्या हालात है देश जी। के, और मुसलमानों की हालत के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं, वो बहुत आबाद है। हाँ, ये दोनों चाचा भतीजे बहुत आबाद हैं, इसमें कोई मुझे शक की गुंजाइश नहीं है। इनके जो मुट्ठी भर 10-15 चेले हैं वो आबाद हो सकते हैं, बाकी कौन आबाद है? ये हमारी बड़ी बड़ी मुशावरतें जो हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े बड़े जो हमारे सो कॉल्ड लीडर हैं वो आबाद हैं। बाकी मुसलमानों का क्या हाल है? घरों से निकाल निकाल के मारा जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हिजाब के ऊपर प्रॉब्लम है, हिजाब हमारी बच्चियों के सर के ऊपर से हिजाब उतारे जा रहे हैं, दाढ़ी के ऊपर प्रॉब्लम है, दाढ़ी देख के मार दिया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तरह तरह के नकली कानून बनाए जा रहे हैं जिनके मोहम्मद पराजा साहब, एक और बहुत बड़ा इश्यू इस बीच में आया है। एक चीज मैं आपको खत्म कर 1990 लूंगा, वर्शिप का जो एक्ट है, मैं इस बात को 19 खत्म करना चाहता हूँ, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, ये इंपॉर्टेंट बात हम्म, है। तो ये देखिए, इस तरीके के जुल्म तो मुसलमान बहुत आबाद हैं, इससे भी ज्यादा आबाद इन मौलानाओं की नजर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरी माइनॉरिटीज के लोग हैं। तो हम सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, तो हमारे साथ एससी एसटी ओबीसी के लोग भी आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स हमसे कुछ कम नहीं है। लूट में वो भी शिकार हैं, जो ये मनुवादियों की लूट चल रही है अभी, ब्राह्मणों ने जो लूट रखा है देश को, जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन ने पूरे देश को हड़प लिया है, उसमें एससी एसटी भी साथ आएंगे। लेकिन ये मौलाना एससी एसटी के लोग आते झूठ कहाँ हैं बयान महमूद करके, पराजा साहब? एससी एसटी के लोगों को मस्जिद के मामले से क्या दिलचस्पी होगी? वो तो मस्जिद का सीएनआरसी के नहीं है, मामले में भी नहीं आए थे। चंद्रशेखर रावल और कई लोग आए थे, शाहीन बाग में तकरीर करके चले गए। अपने सहारनपुर में, अपने इलाकों में एक प्रोटेस्ट उन लोगों ने शुरू नहीं किया था, बल्कि ज्यादातर मामलों में यही लोग मुलविस होते हैं। महमूद पराजा साहब, सीधे सीधे आपसे एक सवाल यह है कि 1990 वर्शिप का जो एक्ट है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 7 अर्जियां दाखिल की गई है, और अगर वो कानून तब्दील कर दिया जाता है तो जिस मस्जिद पर वो चाहेंगे, जहां चाहेंगे दावा कर देंगे, फिर क्या हश्र होगा देश का? पहले तो मैं आपके आखिरी जो जुमला है उसको काउंटर कर दूं, उस मूवमेंट से मैं जुड़ा रहा हूं, और जो जमुना पार में कपिल मिश्रा ने पुलिस के साथ मिलकर हमला किया, पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, वो इसी वजह से किया था कि उससे एक दिन पहले और उस दिन भारत बंद था जो रिजर्वेशन के ऊपर था, और एससी एसटी कम्युनिटी के लोग, मैं दसियों मीटिंग्स में गया हूं ऑल ओवर द कंट्री। एससी एसटी की महिलाएं भी, शेड्यूल कास्ट महिलाएं यूपी में बड़ी तादाद में, कानपुर में, इलाहाबाद में बैठ रही थी। वो शुरुआत थी। आप मनुवाद की देखो ना, जिस दिन मुस्लिम और एससी एसटी एक हो गए तो इनका तो सारा किला ढह जाएगा ना, ओबीसी एक हो गए। तो कितनी मेहनत करने के बावजूद भी कितना बड़ा रिएक्शन हो रहा था, इसी से डर के उन्होंने हमला कराया था। तो वो बात जो है उस पर मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूं, तो मैं मुसलमानों को उन्होंने किनारे से निकाल करके सड़कों पर निकाल दिया, दंगा हुआ, नुकसान तो मुसलमानों का हुआ ना। मुसलमान के सड़क किनारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, भारत बंद की कॉल दे दी, आप मुसलमान सड़कों पर आ गए, आप मुसलमानों को सिर्फ बातें किया, वो मीडिया नुकसान में देख रहे हैं मुसलमानों जो का मीडिया हुआ। में दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं नहीं नहीं, ये 3 तो मीडिया ने बताया नहीं है, ये क्या तो मैं बता रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये नहीं बताया कि मुसलमानों को किसने वो किनारे से सड़कों पर लाया, कैसे प्रोटेस्ट हुआ, कैसे कहानी बनी, ये तो मैं ही बता रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये है कि मुसलमानों ने पुलिस वालों को मारा, मुसलमानों ने हमला किया। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, प्रोटेस्ट की बात नहीं है, किस चीज पे प्रोटेस्ट हो रहा था उस बात, उससे डरती है सरकार। खैर, सड़कों पे आने से नहीं डर रही, किस इशू के लिए आ रहे हैं मुसलमान उससे डर रही है। रिजर्वेशन के इशू पे आ रहे थे मुसलमान, यही मैं आपको बता रहा हूं। कितना दहशत फैल गई आरएसएस में, अब भी वही होगा। आज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ जुल्म हमसे ज्यादा हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। उनके धार्मिक स्थल भी तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में मैं ही 5-7 केस कर रहा हूं, नाहरपुर में, ये जो है खिड़की गांव में वाल्मीकि मंदिर तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये चीजें हमें पता है। तो उनके इश्यूज और हमारे इश्यूज मिला के जॉइंट हम महाज बना रहे हैं, एक साथ करेंगे। कोई मस्जिद के इशू पे नहीं होगा प्रोटेस्ट इस बात पे होगा कि मनुस्मृति लागू नहीं होगी, उसमें हम सब एक साथ हैं। प्रोटेस्ट इस बात पे होगा कि भारत का संविधान नहीं तोड़ा जाएगा,
मनुस्मृति लागू नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इस पे ज्वाइंट प्रोटेस्ट होंगे। और संविधान हम लोगों ने बचा लिया तो फिर ये महमूद मनुवादी पराजा नहीं साहब, चलने वाले। भारत के संविधान में कुछ चीज ऐसी भी है जिसका सीधे सीधे मुसलमानों को नुकसान होता है। अब 339 की जो दफा है, चूंकि बात आइन और संविधान की आ गई है, अब उसमें यह है कि एक दलित अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसको रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। आखिर इस पर दलित कम्युनिटी क्यों सवाल नहीं उठाती, इस पर क्यों एहतजाज नहीं होता है? दलित तो है, मजहब उनका जो भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बंदिश नहीं है ना सन बंदिश? 1900 नहीं ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाब्ता है पराजा साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा होगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा नहीं नहीं, बहुत आप मैंने भी वकील पढ़ा। हैं, यकीनन आप ज्यादा तो कानून। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि 1991 में एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उससे अच्छा। ये होता है कि अगर कोई हिंदू नहीं है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, कोई शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं तो शेड्यूल ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं है, ओबीसी पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि संविधान में नहीं है। शेड्यूल कास्ट पे एप्लीकेबल है, उसके लिए एक आप अलग से किएगा, मैं उसकी साजिश बताऊंगा आपको। लेकिन मैं ये सिर्फ 1951 का एक गवर्नमेंट का ऑर्डर, संविधान में ये बात नहीं है। संविधान तो में इसके खिलाफ एक एहतजाज होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना होना चाहिए। चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा क्यों हूँ, नहीं ऐसे कर रहे मुद्दे वो? हैं तो वो उस पे। दलित है, वो हिंदू बनकर रहे, बुद्धिस्ट बनकर रहे, मुसलमान बनकर रहे, दलित उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जब वो मुसलमान बन जाते पहले हैं। पहले 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 शुरू में बुद्धिस्ट को भी नहीं था, पहले पहले सिखों का भी नहीं था कि अगर कोई सिख हो गया तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये सन 1980 और 1990 में सिख और बुद्धिस्ट को मिलने लगा है ये बेनिफिट। तो ऐसा नहीं है, उसको किसी मौलाना ने चैलेंज किया आज तक, जो इतने अब बड़े बड़े सारे काम उलमा। मौलाना ही करेंगे क्या? तो सारे माल मौलाना ही कमाएंगे क्या? अब मुझे माल सारा का माल नहीं जो पता। कौम के, जो जक़ात फितरा, इनको हजम कैसे होता है मुझे ये समझ में नहीं आता। हर चीज में ज़कात, माल यही इकट्ठा करेंगे। मदरसों में ज़कात आती है, कौम के बच्चे मौलाना तालीम नहीं, हासिल देखो करते पहले हैं। तो आप मुझे मौलाना मत बोला करो, मुझे बुरा लगता है। मैं मौलानाओं की बात नहीं करता हूँ, मैं ये इनकी बात करता हूँ जो 100-150 हमारे जमीर फरोश मौलाना की उलमाए शक्ल सू, में लोग बैठे, उलमाए सू जिनको कहा जाता है। 100-150, हाँ जो वो हैं। बाकी मौलाना एक से बढ़कर एक बहादुर, एक से बढ़कर एक ईमान वाला पड़ा हुआ है। मैं खुद बहुत सारे को जानता हूँ। मेरी जो तहरीक है वो यही है कि उन ईमानदार और बहादुर मौलानाओं को इनकी जगह पे बिठाना है। ये है मेरी तहरीक। ये तंजीमें खत्म नहीं करनी है। ये मेवात का जो केस हुआ है उसमें मैंने पूरी मेहनत करके ये दोनों जमीयतों के ऊपर बड़ा हमला था, रुकवाया है। अगर हम क्या था लोग विवाद का मामला पराजा साहब? आपने जिक्र छेड़ दिया, थोड़ा बताएं मुझे। मेवात में एक, मेवात के ऊपर बड़ा हमला हुआ था जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो ये बताया गया कि मेवात के लोग लश्कर तैयबा से मिलकर बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और वो लोग देश में जो है बम ब्लास्ट कराएंगे, उसके लिए वो वहां पे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसमें जमीयतों का नाम था कि ये लोग मिलते थे जमीयतों के जोड़ में दोनों। अब अच्छा। मैं अगर इनके खिलाफ होता जमीयतों के, तो मैं उसमें अगर मैं क्रॉस करके उस सारे नैरेटिव को नहीं तोड़ता तो जमीयतों के ऊपर लश्कर तैयबा के साथ मिले होने का इल्जाम ये लगाते। इतनी मेहनत करके मैंने वो हमला रोका है। क्यों? क्योंकि जमीयतें अच्छी हैं, इनके बुजुर्ग अच्छे थे, जिनकी ये नाम ले लेके माल कमा रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं। ये उसका अगर 1% भी हो जाए तो सारा दुनिया ठीक हो जाए, पूरा भारत ठीक हो जाए, देश मजबूत हो जाए। मेरे दादा भी जमीयत में जनरल सेक्रेटरी थे, मेरे दादा ने खून और पसीना बहाया है जमीयत के लिए। क्या मैंने नाम था कभी आपके बताया दादा आपको, जान का? अब्दुल हक पराचा साहब। पूछिए इन अब्दुल हक दोनों से, साहब। पूछिए इन दोनों से कौन थे वो। मेरा भी हक है जमीयत पे, मेरे बुजुर्गों का खून और पसीना दोनों मिले हुए बराबर से। तो जमीयतें मेरी हैं, उसलिए मैंने हिफाजत की। लेकिन ये जमीर फरोश लोग जमीयतों को बेच रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी। तुम जेल जाने से ऐसे डरते हो जैसे चोर हो तुम। तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, उसका 1% भी हो तुम। यह है बुनियादी फर्क। नहीं, इन्होंने तो कहा है कि अभी हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, देश पर आंच नहीं आने देंगे, जुल्म बर्दाश्त करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता, फिर हम दारो रसन को आबाद करेंगे। अब समझ रहे दारो रसन को आबाद करने का मतलब? नहीं, तो हम नहीं उन्होंने कहा समझे। है कि हम कुर्बानी देंगे, फिलहाल हालात ऐसे नहीं है। नहीं है ना, तो वो हालात कब आएंगे? जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी, जब भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। अब उनको लगता है जब ज्ञानवापी मंदिर बन जाएगा, जब मनुस्मृति नाफिज हो जाता है, उनको लगेगा कि हालात खराब हैं। अभी उनको लगता है देश के हालात ठीक ठाक हैं। लेकिन हम ज्ञानवापी जो का मामला। कम अकल लोग हैं, हम जो बहुत उनसे कम अकल रखते हैं, हमें ऐसा लग रहा है
कि रोकना है तो अभी रोकना पड़ेगा, नहीं तो रोक नहीं पाएंगे। स्पेन का हाल होगा, पहली चीज तो ये समझ लीजिए। और ये जो जायनिस्ट लोग हैं ना, उनसे भी ज्यादा जालिम लोग हैं, ये उस कगार पे हैं और ये लोग शामिल हैं, ये चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो। ये मोहन तो भागवत कोई तो कह छोटा रहे मोटा, हैं, पराचा साहब परसों की जो मोहन भागवत की 33 मिनट की स्पीच है, जो लोगों ने नहीं सुना है मिलर टाइम्स पर सुन लीजिएगा, पूरी वीडियो मौजूद है वहां। उसमें मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हमेशा शांति का संदेश दिया है और तमाम धर्म के लोगों को हिंदुस्तान में जगह मिली, सब लोगों ने पनाह मिलिया ली है। बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, जैन मत की बात कर रहे हैं, सिखिज्म की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिज्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। बोले कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है और सब लोगों को इन्होंने अपने अंदर जगह दी है, कभी किसी के खिलाफ इन्होंने कुछ किया नहीं है। हाँ, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। चलिए, मैं तो मुसलमान हूं, मैं इस्लाम की तो बात ही नहीं करता कि क्या क्या किया है उन्होंने, क्या क्या नहीं किया। और जब इनके हाथ में थोड़ी सी धोखे से ताकत आ गई है तो वो क्या जुल्म कर रहे हैं, मैं उस पर तो मुसलमानों के ऊपर नहीं बोलना चाहता। एक अशोक सम्राट थे जो भारत के जो मनुवादी मानसिकता के है ना, उनसे हटके वो उस ब्राह्मणवाद के राजा नहीं थे, ठीक है जी, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। उन्होंने बुद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया और 1 लाख से भी ज्यादा जो है बौद्ध विहार बनाए। और जो मनुवादी मानसिकता का जो ये हिंदू राष्ट्र था ना उस टाइम, जिसमें छुआछूत मानी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण की सेवा करने के लिए ही सब पैदा हुए हैं, जन्म सफल हो जाएगा अगर ब्राह्मण की सेवा कर लोगे, और ब्राह्मण तुम्हारा कत्ल कर देगा तब भी तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, इस प्रकार की है, इस जैसी बातें थी कि आप ना पढ़ाई कर सकते हो, ना प्रॉपर्टी रख सकते हो, ना अगर आप कोई पढ़ाई कर लोगे या कुछ वेद के बारे में ज्ञान की बात सुन लोगे तो आपके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, पानी नहीं पी सकते आप किसी कॉमन जगह से, और सड़क पे नहीं चल सकते। ये हिंदू राष्ट्र था। तब अशोक सम्राट ने सबको बराबरी का हक दिया कि सब इंसान इंसान बराबर होते हैं, जो बुनियादी इस्लाम का भी मैसेज है, जो बुनियादी क्रिश्चियनिटी का भी है और जो बुनियादी सिखिज्म का भी है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सब बुद्धिज्म के बाद आए। तो बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ पहला बड़ा रिवोल्ट था या रिएक्शन था, मनुवाद के ऊपर पहला बड़ा प्रहार था। तो छल कपट से जो अशोक सम्राट के जो वंशज थे ना, उनके जो वंशज थे, जैसे उनको छल कपट से हरा के इन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार तबाह बर्बाद किए थे, एक एक बुद्धिस्ट मॉन्क को कत्लो आम मचा दिया था उनका। ये है इनकी असलियत। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मुश्किल से 2 या 3% भी नहीं है देश में, ये है इनकी असलियत। बाकी जो है वो तो हमारे भाई है ना, जिनको ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा शूद्र कहते हैं, हमें भी तो ये उसी और कैटेगरी भारत में के ओरिजिनल शहरी भी वही है, अवर्ण अवर्ण की स्टेट में रखते हैं ना। तो ये है इनकी असलियत। लेकिन बोलेंगे क्या कि हम बड़े अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम ये करते हैं। ये धोखा, चीटिंग, चोरी, करप्शन, ये इनका वेपन है, जो 5,000 साल तक ये मनवाए रहे लोगों को कि इंसान इंसान के बराबर होता ही नहीं है, तुम सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हो। जो इतना बड़ा झूठ मनवा के आंखों में घुस के लोगों से मनवा सकते हैं, वो कैसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, ये तो वही समझ सकता है जो हमारे जैसा इनकी चीजें समझता मतलब है। उनको लगता है कि लोग जाहिल हैं, तारीख से वाकिफ नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, इसलिए जो बोलो वो लोग मान लेंगे, हमारी नहीं, बातों को ऐसा लोग नहीं आगे है। बढ़ाएंगे, वो वोट नैरेटिव बना तैयार रहेगा। करते, जैसे अभी नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो नैरेटिव तैयार करते, उनका फुल टाइम Narrative। जॉब ही यही है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। समझदार से समझदार आदमी बहक जाएगा। आपको ही मतलब मैं एक रोज झूठ बोलूंगा, अगर 100 बार बोला जाएगा तो लोगों को सच ही लगने लगेगा। कुछ तो लगने लगता है ना। जैसे हमारे लोग ही अब क्या कहने लगे ज्ञानवापी के बारे में भी, इतना झूठ बोल दिया कि लोग ये सोचने लगे कि वहां सच में शायद कोई शिवलिंग प्राप्त हो गया है। और वो एक पंडित जी, मिश्रा जी जो थे, उन्होंने आंखों में घुस के झूठ बोला और चुपचाप सांप कट लिए। ये है झूठ की इनकी नहीं, इंतहा। झूठ इतना गढ़ा गया, किसने कहा कि ज्ञानवापी ज्ञान नाम है तो वाकई में उन्हीं का होगा, तोड़ के बनाया होगा। अब उन्हें ये नहीं पता कि ज्ञानवापी जो है एक मोहल्ले का नाम है, मस्जिद अलग है। अब उस मस्जिद को मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। मस्जिद काजी सदरुस्सुदूर ने बनाई थी, कह दिया औरंगजेब ने बनाया था, हर चीज में। बहरहाल मैं यही महमूद तो कह रहा पराचा हूँ ना, साहब, झूठ। और वक्त उसको काफी हो गया है। अब आप जो है ना, हमारे मौलाना सब औरंगजेब के पीछे पड़ गए,
औरंगजेब ने गलती की तो हमारा क्या कसूर है? औरंगजेब ने कौन सी गलती कर दी थी ये अच्छा, बताइए। महमूद पराचा साहब, एक मिनट, सीधा सीधा बात औरंगजेब या मुगलों की आ गई है। मुसलमानों का एक मिजाज बन गया है कि अगर मुगलों को बुरा भला कहा जा रहा है या औरंगजेब को कहा जा रहा है, तो मुसलमान कह रहे हैं कि वो औरंगजेब का मामला था, हम नहीं जानेंगे, वो हमारे वंशज नहीं थे या हम उनके औलाद नहीं है, वो बादशाह थे, उन्होंने ऐसा वैसा किया। यानी मुसलमान एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं, और झाड़ने वालों में असदुद्दीन ओवैसी भी है, जमीयत के लोग भी, यानी जो मुस्लिम लीडर्स है, वो पॉलिटिकल जो हो या बुजदिल दीनी लोग हो, हैं सही वही हो, ना, आखिर जो ऐसा क्यों? बुजदिल जो क्या मुगलों बुजदिल का और दफा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मैं उसका वजाहत करता हूँ। जो बुजदिल और मिले हुए लोग हैं वो यही नैरेटिव तो उनका ही तैयार कर रहे हैं ना, और उसको हम्म, पॉपुलर बना रहे हैं। आम मुसलमान को भी ये गलत नैरेटिव हजम करा के उसके जहन में ठूस रहे हैं। ये जो बुजदिल और मिले हुए जो कि मक्कार लोग मुगल हैं, वाकई जालिम थे, उन्होंने मंदिरों और को मैं तोड़ा और बताता हूँ मुगल मस्जिद। क्या थे। और मुगलों को डिफेंड करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं आपको हम्म, बता दूं, मुगलों से पहले भी जो बादशाह आए थे वो, हम्म, एक तो कोई वो इस्लामिक हुकूमत कायम करने नहीं आए थे, वो बादशाह थे। बिल्कुल। और वो बहादुर लोग थे, कहीं ज्यादा बहादुर, कहीं ज्यादा ज़हीन। लेकिन वो, उनका मकसद राज्य कायम करना था, अपनी रियासत बनाना था बड़ी से बड़ी, और वो उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। आज ये बाबर और औरंगजेब के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, उस टाइम किसी की मजाल थी बाबर के सामने चू भी कर जाए कोई? मजाल थी? अब वो नहीं रहा बाबर, तो आज तो कोई भी तुर्रम खां बन जाएगा। अब नहीं है ना वो। उस टाइम किसी की मजाल, औकात, हिम्मत थी जो चू भी कर जाता? एक आदमी की थी सिर्फ, वो था हसन खां मेवाती। हम्म, वो भी हसन खां मेवाती था। अच्छी जानकारी है आपको पराजा या साहब। तो हसन खां मेवाती ने, जो खनवा की जंग हुई थी ना, जो हम्म, मैं किसी को अगर राणा सांगा को बहादुर मैं राजा समझता हूँ, जो सबसे बहादुर उस वक्त का राजा था इस तरफ से, हालांकि इस तरफ उस तरफ कुछ नहीं होता था, राजा होते थे बस। तो उस बिल्कुल। हसन खां मेवाती जब तक लड़ता रहा तब तक बाबर की फौज रुकी, और वो सबसे लंबी लड़ाई हुई थी, सुबह से लेके और शाम तक। और तो बाबर के बाबर की इलाके में फौज जो थी मेवात ना, शामिल नहीं था जब तक वो थे अली हसन मेवाती। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब तक नहीं जीत पाया था। हम्म, तो ये, लेकिन वो राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, हसन खां मेवाती। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि बाबर के सामने किसकी मजाल थी जो कुछ भी बोलता? अब वो नहीं है, तो उसके बारे में भाषण कोई भी दे सकता है। जबान के आगे तो कोई लगाम नहीं है ना, पूरा मैदान पड़ा है। नहीं नहीं, अब तो इन्होंने पृथ्वीराज को भी हीरो बना दिया। शहाबुद्दीन गौरी मैं के हाथों कत्ल हुआ पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज अब एक इन्होंने बहादुर फिल्म बना बादशाह हो करके कह सकता है। दिया कि पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल कर दिया। मैं तो दुनिया कह रहा हूं जानती ना, है कि कर दिया। पृथ्वीराज का कत्ल मैं 1192 खुद में ही हुआ था, मैं और तो खुद ही शहाबुद्दीन कह रहा गौरी हूं। का 1202 में, 1206 में, मैं सॉरी। मैं क्या कह रहा हूं, बाबर को जो है, एक जो है, जो क्या बोलूं, मोहन भागवत जी के पूर्वज थे, उन्होंने बाबर का सर कलम कर दिया था पेशावर के पहले ही। वो कभी भारत में आया ही नहीं था, हम्म, और डर के भाग गया था वो। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं शायद ये अपनी नस्ल को ये यही बताएंगे ताकि उन्हें शर्मिंदगी ना अलाउद्दीन हो कि खिलजी को, बाहर से ये लोग। अलाउद्दीन खिलजी को, जिसने, जो असल योद्धा आ रहे थे उस वक्त के, मुसलमानों से भी ज्यादा बहादुर और कत्लेआम चंगेज मचाने खान की वाले फौज, चंगेज खान की मंगोल। फौज को अगर किसी ने रोका पूरी दुनिया में, अलाउद्दीन खिलजी ने रोका था। ये उसको कायर बताते हैं, तो अब कुछ हो सकता है देश का? ये झूठे नहीं, लोग अब हैं ना, अपनी नस्ल को अब ये बताएंगे कि पिछले 800 साल जो है ना, यानी 11वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक भारत में कोई रूलर था ही नहीं। यानी मुगल नहीं थे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं थे, शमसुद्दीन अल्तमिश नहीं थे, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी नहीं मैं थे। देखिए, और मैं इन सब मुगलों का और इन सब बादशाहों का सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन वो बहादुर थे, इसको मैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, मुखालिफ क्यों ठहर है नहीं आप? सकता था। मैं उनका मुखालिफ हूँ, क्यों? और उसकी एक वजह है, क्योंकि वो इस्लाम से बहुत दूर थे। हम्म, अगर वो इस्लामिक राजा होते, या उनके जहन में इस्लाम का जज्बा होता इतना सा भी, तो वो पहला एक फरमान कोई भी बादशाह अगर इशू कर देता कि आज से छुआछूत खत्म, जो उनकी दीनी जिम्मेदारी थी, किसकी बिल्कुल। मजाल थी, किसकी औकात और हैसियत थी जो चू भी कर जाता, एक ऑर्डर पास करना था बस। ये इन्होंने नहीं किया। बल्कि ये मेरी उनसे वो मुखालफत लोग है। भी इनके साथ मिल गए, जो बरहमनवाद का यहाँ एक नजरिया नहीं, था। वो मैं बता रहा हूं ना, जब ये मनुवादी उनको लालच में ले लिया ना, तो हम्म, इस्लाम से तो दूर हो गए। ये मेरी उनसे इख्तलाफ है। जो इस्लाम आया है वो हमारे पीर फकीरों की वजह से आया इस्लाम, बावजूद इसके कि इतने गैर इस्लामिक बादशाह थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बादशाह होता उस टाइम, मैं सबसे पहले काम, अगर मेरा जज्बा ईमानी हम्म, इतना सा भी होता,
जो इस्लाम ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी सोशल लगाई है मेरी एक मुसलमान की हैसियत से, कि मैं इंसान को इंसान के बराबर रखने के लिए जद्दोजहद करूं। यही है ना इस्लाम का सबसे बड़ा सोशल मैसेज, इंसान इस्लाम इंसान बराबर इंसाफ, होता है। मसावत, आजादी की बात हाँ, करता है, कराम इंसानियत की बात और करता है। अल्लाह मैं, कहता है, मेरे वलक़द हाथ में कररमना ताकत बनी है, मेरे आदम। सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरी बात को सब हाँ करेंगे। और मैं इस चीज को अपनी आंखों से देखूं कि लोगों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा कुओं से, लोगों को पढ़ाई नहीं करने दी जा रही, लोगों का कोई प्रॉपर्टी लेने का हक नहीं है, लोगों को गुलाम बना के रखा जा रहा है। तो मैं कैसा मुसलमान, ये मेरा इख्तिलाफ है उनसे। वो बहादुर हो सकते हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं बात। ना हुआ, ना हो सकता था उस टाइम। इतने बहादुर, इतने ताकतवर लोग थे, इतने जहीन लोग थे, उन्होंने सारा निजाम इंडिया का ठीक किया। ये सब उनके लिए हो सकता है, लेकिन मैं उनका सबसे बड़ा मुखालिफ हूं इस एक वजह से, क्योंकि उनका ईमान जो है पक्का नहीं था। पराचा साहब, आखिरी बात, काफी लंबी गुफ्तगू हो गई हम लोगों की। ज्ञानवापी को कैसे रोका जा सकता है? हल क्या है? सड़कों पर अगर वो मुसलमान उतरते हैं तो किस तरह पहला उतरना हल जो है चाहिए? सबसे आसान, ये हम्म, कायद बदल के, जो इनके नीचे मिडिल लेवल के कायद हैं उनको बना दो कायद। हम्म। हम 50% जंग जो है रातों रात जीत जाए। नंबर एक। पहला। नंबर दो। नंबर दो, जो ये बहादुर लोग आएंगे वो हम्म, हमारे जैसे हकीर लोगों की सलाह सुनेंगे। 20% हम लोग कोर्ट में सही लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ, पैसे कलेक्ट करने के लिए नहीं और केस हारने के लिए नहीं, फिर ईमानदारी हम्म, से केस लड़े जाएंगे। 80% जो जजेस पे भी आप प्रेशर है, हम SC ST OBC के साथ मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि हमें सबको एक इशू पे आगे बढ़ना है, और वो है भारत का संविधान बचाना है। संविधान बचाने के लिए बड़े आंदोलन करेंगे, उसमें पहल मुसलमान करें, बड़ी जुड़ेंगे बाकी लोग। सबके जान को खतरा है आज, मनुवाद लागू होने वाला है, मनुस्मृति लागू होने वाली है, हमसे बड़ा खतरा SC ST OBC को है। मैं बता रहा हूं आपको, वो लोग, उनके दानिशमंद इस बात को समझ रहे हैं, हमसे ज्यादा समझ रहे हैं। उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेंगे, फिर 2 मिनट लगेंगे, फिर तीसरा मिनट नहीं लगेगा। ये सबसे बड़े बुजदिल होते हैं मनुवादी, भाग खड़े होंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे सब, पैसा चुरा लेकिन ही चुके सड़कों हैं। पर जो लोग उतर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। कल कानपुर का मामला है, गुस्ताख रसूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ लोग, उन पर पथराव हुआ, इल्जाम भी लगा दिया कि मुसलमानों ने पथराव किया है। पुलिस गिरफ्तार कर रही है। अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घरों पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा, उनका घर और उनकी जो अमलाक है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कायद मिले हुए हैं उनसे। किसी ने एक स्टेटमेंट दी उनके फेवर में, कोई प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ? अगर ये लोग कल, हमारे जो इतने मोटे हट्टे कट्टे मौलाना हैं 150-200, अगर कल मैं चलूंगा इनके साथ, कल हम पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट करते हैं, देखे कानपुर में जुल्म हो जाएगा कोई? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब इनकी बात ना सुनी मुस्लिम ख्वातीन ने, जब इनकी साजिशों में ना आई मुस्लिम ख्वातीन, जब इनकी सारी चालबाजियों में ना आई मुसलमान ख्वातीन, तो CA NRC आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं सक्सेस स्टोरीज बता रहा हूं आपको। और उन बिल्कुल। मुस्लिम ख्वातीन से जिन्हें मैं सलाम करता हूं कि वो इनके धोखे में नहीं आई, वैसे तो वो बहादुर हैं ही, वो इनके धोखे में नहीं आई, हमारे कायदों के पूरी कोशिश की थी मुहिम तोड़ने की, इन कायदों ने, हमारे RSS और BJP के लोगों ने तो गोलियां चलाई सामने से, इन्होंने पीछे से हर कोशिश की। मैं उस मुहिम से अंदर तक से जुड़ा हुआ, नहीं आई उनके बहकावे में, तो सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद किसान आंदोलन इन्हीं ख्वातीन से सीख के हुआ। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी इसी पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। उनको भी खालिस्तानी बताया गया, जैसे मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया गया, उनको खालिस्तानी बताया गया। जैसे मुसलमान ख्वातीन के ऊपर गोलियां चलाई RSS ने, उनके कार्डर्स ने जाके, वैसे इनके ऊपर भी गोलियां चलाई। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। इससे बड़े 2 एग्जाम्पल लेटेस्ट में आपको क्या दूंगा। तो अगर ये कायद बदल जाएंगे, मैं तो यही कह रहा हूं। और तीसरी एक चीज, जब ये कायद बदल जाएंगे तो नंबर लोग 3। हमारी और भी एक बात सुनेंगे कि SC ST OBC मुसलमान शुरुआत करें, सिर्फ ये जो क्रिमिनल मीडिया है टीवी का खास तौर पे, देखना बंद कर दें सिर्फ। हमारा इनकी कायद तो जमात जा कर उनको इंटरव्यूज दे रहे हैं बाजाब्ता। नहीं, वो जो मैं कह रहा हूं, जब आवाम ही नहीं देखेगी, इंटरव्यू देते रहे, देख कौन रहा है? फिर SC ST भी छोड़ देंगे इनका टीवी देखना, तो ये टीवी चलना, OBC देखना छोड़ देंगे, बाकी माइनॉरिटीज देखना छोड़ देंगे, ये टीवी बंद हो जाएंगे। जो असली मीडिया आप हो, वो तब आज भी इनके मुकाबले पे खड़ा है, इसीलिए आप लोगों पे भी हमले होंगे, मैं अभी से बता रहा हूं। तो और नहीं, हमले तो आप हो रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को बंद कर दिया, अब तक रिस्टोर नहीं और किया ज्यादा गया है। होंगे, और ज्यादा होंगे अभी। नोटिस आ रहे हैं, हमारे ट्विटर को ब्लॉक कर दिया हुआ है। मैं दिन वही कह रात रहा के हूँ ना, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अब असली जर्नलिज्म आप लोग कर रहे हो, इससे हम लोग
इस बात को समझ रहे हैं। असली जर्नलिस्ट आप हो, इसलिए आप पे हमले हो रहे हैं। वो क्रिमिनल मीडिया अपने आप बंद हो जाएगी, तब हम ये लोग अपील कर सकते हैं मिलके के आज से देखना बंद। ऐसे फिल्म एक्टर्स जो मनुवादी मानसिकता को प्रमोट करने की फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्में देखना बंद। ये 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे सर। हमारे लोग ही तो इनको पैसा कमवा के दे रहे हैं। टीवी देखना ही बंद कर दें, मैं आज से अपील कर रहा हूं। आज अगर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ये टेलीविजन देखना बंद कर दे, न्यूज सिर्फ, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तो पैसा कमाने हैं, इनके पैसे भी तो बन रहे हैं ना। उसके बाद हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बोलेंगे कि टीवी देखना बंद कर दो इनकी। आप लोगों को देखे ना, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी खबरें देते हो, सारी खबरें तो आपसे मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे पहले अपना घर तो ठीक कर लें। अपने घर में ही बैठे हैं ना, घर जलाने के लिए चिराग हमारे, उनसे प्रॉब्लम है, वो ठीक सब ठीक। घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर के चिरागों से एक चिराग नहीं है, चिराग ही चिराग हैं, रोशनी देने वाले नहीं, जलाने वाले, घरों को आग लगाने वाले। प्रजा साहब, अच्छा लगा, काफी लंबी हम लोगों की बातचीत हुई, 40 मिनट बल्कि 41 मिनट की गुफ्तगू हो गई है। आगे भी हम लोग किसी और मुद्दे पर जल्दी बातचीत करेंगे। और जो लोग मिलर टाइम्स को देखते हैं सुनते हैं, उनको एक ये भी इत्तला दे रहे हैं कि मिलर टाइम्स का एक नया प्रोग्राम यानी खबर दर खबर का दोबारा से बेहतर अंदाज में प्रोग्राम शुरू हुआ है, जहां रोजाना की अहम खबरों को आप रात के 10 बजे देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्राजा साहब, आपने वक्त दिया, बातचीत की। दोबारा भी किसी मुद्दे पर हम लोग जुड़ेंगे और इसी तरह बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com